बहुत समय पहले की बात है। राजपूताना के एक नगर में एक अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी और चारों ओर ऐसी शांति थी कि शेर और बकरी भी एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा का एक ही पुत्र था, राजकुमार। वह बहुत समझदार, नेक और हर कला में निपुण था, लेकिन अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। वह जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे हासिल करके ही मानता था। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। उसके सैनिक और साथी पीछे रह गए थे और वह अपने घोड़े पर काफी आगे निकल आया। उसे जोरों की प्यास लगी थी। उसने आसपास देखा तो पाया कि वह धोबियों का मोहल्ला है। हर तरफ कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक घर की छत पर पड़ी, जहां एक लड़की अपने गीले बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर युवती पहले कभी नहीं देखी थी। उसके लंबे काले बालों के बीच उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था मानो बादलों के बीच चांद हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और उसने तुरंत खुद को दुपट्टे से ढक लिया और नीचे चली गई। राजकुमार को जैसे होश आया, इतने में उसके साथी और सेवक भी वहां पहुंच गए और उसे मजबूरन महल लौटना पड़ा। लेकिन उसकी आंखों से वह सुंदर चेहरा हट ही नहीं रहा था। उसने अपने विशेष सेवकों से पता करवाया तो झात हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह उस धोबी की बेटी थी। राजकुमार अपनी जिद और गुस्से में बिस्तर पर पड़ गया और ऐलान कर दिया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। 3 सप्ताह बीत गए। जब राजा को यह बात पता चली तो वे गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि वे राजकुमार के जिद्दी स्वभाव से परिचित थे। राजा ने गांव के मुखिया को सलाह के लिए बुलाया। मुखिया बहुत बुद्धिमान, वफादार और अनुभवी व्यक्ति था। उसने सलाह दी, महाराज, इस समय राजकुमार को रोकना उचित नहीं होगा। यह जवानी की जिद है, उन्हें अपनी मनमानी करने दीजिए। 2 दिन उस धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से उनकी शादी किसी राजकुमारी से करवा दीजिएगा। वैसे भी राजाओं की कई रानियां होती हैं, यह भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को यह बात झंझ गई। उन्होंने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें अनुमति देते हैं। तुम उस लड़की से विवाह कर सकते हो। राजा ने तुरंत उस धोबी और उसकी पत्नी को बुलावा भेजा। वे दोनों डरते कांपते महल पहुंचे, यह सोचते हुए कि न जाने उनसे क्या अपराध हो गया है। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, तुरंत तैयारियों में लग जाओ। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और उसकी पत्नी खुशी से फूले नहीं समाएंगे और उन्हें इतना सम्मान देने के लिए उसके पैर पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत वे दोनों गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, राजकुमार, यह हमारी खुशकिस्मती है कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर ही जवाब दे सकेंगे। यह सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। एक तो वह इस मामूली धोबी का इतना सम्मान कर रहा है, उसकी गरीब बेटी से शादी करने को तैयार है, और यह धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन मामला दिल का था और उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए उसने धोबी की यह बात बर्दाश्त कर ली। फिर भी उसने धोबी को साफ चेतावनी दी, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। अगर मना किया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डलवा दूंगा। धोबी और उसकी पत्नी जैसे डरते कांपते आए थे वैसे ही लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, राजकुमार, तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं, वे खुद आकर सुन लें। अगर उन्हें मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाएं। अगले दिन धोबी डरते डरते राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचाया। उसे डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में उसका सिर कलम न कर दे कि एक धोबी की बेटी की इतनी हिम्मत कि वह राजकुमार के सामने शर्तें रखे। यह सुनकर राजकुमार को पहले तो बहुत गुस्सा आया और उसका मन किया कि तलवार से धोबी को खत्म कर दे। लेकिन एक तो उसे प्यार था और दूसरा उसे जिज्ञासा भी हुई कि देखें आखिर यह धोबी की लड़की क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंच गया। वह 2 कमरों का एक साधारण मकान था। नीचे धोबी और उसकी पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो नीचे के कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और बोली, अगर आपको मेरी 4 शर्तें मंजूर हैं तभी मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। मेरी पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी। मैं सुबह आऊंगी और शाम होते ही वापस अपने घर लौट आऊंगी। राजकुमार ने सोचा
ये कैसी अजीब शर्त है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल का ऐशो आराम छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आना चाहेगा? राजकुमार ने कहा। मंजूर है, दूसरी शर्त बताओ, लड़की ने कहा। दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने या मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। यह सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। यह शादी है या मजाक? उसने सोचा, चलो एक बार सब हो जाए, बाद में देख लूंगा। उसने कहा, चलो यह भी मंजूर है। लड़की ने कहा, तीसरी शर्त यह है कि मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह भी बकवास है, जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि कुछ खाए पिए नहीं। उसने जवाब दिया, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की फिर बोली, मेरी चौथी और आखिरी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा और फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा कि यह लड़की बड़ी अजीब और बदतमीज है, पर उसने सोचा कि एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। उसने कह दिया, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी परिवार, किसी मुसीबत में पड़े राजकुमार अपने 2-4 दोस्तों को साथ लेकर बहाने से वहां गया और फेरे डलवाकर दुल्हन को महल ले आया। नई बहू ने साड़ी पहन रखी थी और इतना लंबा घूंघट निकाल रखा था कि उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। पता ही नहीं चल रहा था कि कोई नई बहू महल में आई है। राजा रानी तो इस विवाह में शामिल ही नहीं हुए थे। बस राजकुमार की एक खास दासी थी जो हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा करे। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी जाकर गाड़ी में बैठ गई। अगले दिन सुबह वह उन्हीं कपड़ों में उसी तरह लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर उसने न कुछ खाया, न पिया और न ही हिली डुली। वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम होते ही वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते पूरे 6 महीने बीत गए। उसके रोज के नियम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। राजकुमार अपनी ही मानी हुई शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखने के लिए उसने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक उसे देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। राजा रानी सब परेशान हो गए। आखिर एक दिन राजकुमार ने उस धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वह हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को उसका चले जाना अच्छा नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी की जय हो महाराज। सच बात तो यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन वह अचानक हमारे घर आई और बोली कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी और मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भा गई, इसलिए हमने उसे घर में रख लिया। वह हमारे घर में ऊपर की मंजिल पर रहने लगी। उसके बाद से उसने हमसे कोई वास्ता नहीं रखा। वह कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। बस कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है और उसे माँ कहती है। वह बेचारी इसी में खुश रहती है। उस लड़की ने हमें कसम दे रखी थी, इसलिए हम चुप रहे। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, आप हमारी जान बख्श दें। धोबी चला गया और राजकुमार अजीब सोच विचार में पड़ गया। वह करे तो क्या करे, उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिरकार एक दिन वह किसी को बताए बिना महल से निकल पड़ा। उसने बस अपनी विश्वास पात्र दासी को बताया कि वह जा रहा है, पता नहीं कहां और पता नहीं कब वापस आएगा। उसने कहा, अगर मेरे पिताजी या कोई और मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं यात्रा पर गया हूं और ठीक हूं। राजकुमार की हालत देखकर दासी का दिल बहुत दुखा। उसने भी सोचा कि चलो अच्छा है, कुछ दिन राजकुमार को इस झंझट से मुक्ति तो मिलेगी। राजकुमार का मन दुनिया से विरक्त हो चुका था। वह हिमालय पर्वत की तरफ निकल गया और महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए वह गुफा तलाश कर रहा था कि उसे एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। वह डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बूढ़े योगी तपस्या कर रहे हैं। उनकी आंखें बंद थीं, दाढ़ी और सिर के बाल बहुत बढ़े हुए थे। उनके पूरे शरीर और पलकों तक पर धूल जमी थी। वहां एक चिराग जल रहा था जिसकी 1 गज लंबी बत्ती जल चुकी थी और 1 गज अभी बाकी थी। उन्हें देखकर राजकुमार के अशांत मन को बड़ा सुकून मिला।
वह भी उनके चरणों के पास बैठ गया, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। वे समाधि में लीन थे, ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। राजकुमार वहीं रहने लगा। वह रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाता, योगी महाराज के हाथ पांव धोता, उनके बालों में कंघी करता और गुफा की सफाई करता। वह नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़कर लाता और उन्हीं से अपना पेट भर लेता। 1 महीने बाद जब उन योगी महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार को सामने हाथ जोड़े बैठे पाया। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए और उनके हाथ पांव दबाए। योगी महाराज बोले, बच्चा तू तो राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम? यह सुनकर राजकुमार बोला, महाराज आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूं, तो आप यह भी अवश्य जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापस जाने का मन नहीं करता। योगी महाराज बोले, बच्चा योगियों से कुछ छिपा नहीं रहता। तूने उस लड़की से शादी करके बड़ी गलती की है, पर तूने हमारी इतने दिन निस्वार्थ सेवा की है, तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ले, यह रख ले। तू सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा, और जब वह शाम को अपने घर जाए तो तू यह राख माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि वह कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। योगी महाराज ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख उसे दी, जिसे राजकुमार ने संभाल कर कपड़े में बांध लिया और योगी को प्रणाम करके विदा ली। कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वह वापस महल पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फट गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और वह बहुत दुबला पतला हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी थी। दासी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, राजकुमार, आप कहां चले गए थे और यह क्या हाल बना लिया है? राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं यही कह देती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। आज राजकुमार बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या ये मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था, वह रोज उसी तरह आती थी। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब यह घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का वक्त हुआ तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झटपट माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख लगा ली और उसके साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस आया और दासी से बोला, आज मैं इसी कमरे में सोऊंगा। जब वह धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है। मैं उठता क्यों नहीं हूं? मैं जो न बताना चाहूं उसे भी तुम जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, वह समझ गई कि राजकुमार का कोई खास मकसद है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने योजनानुसार राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो जागा नहीं और जब जागा तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत है? क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, तुमने मेरा ख्वाब तोड़ दिया। दासी खुशामद करने लगी, राजकुमार बताइए तो सही, आपने क्या ख्वाब देखा? पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, फिर बोला, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूं। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब यह धोबी की लड़की उठकर यहां से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चल पड़ा। ये गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। अरे सच थोड़ी, मैं तो ख्वाब में इसके साथ गया था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, फिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और यह गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज यह कैसी गाड़ी चला रहे हो। गाड़ीवान बेचारा बोला, राजकुमारी मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूं। खैर जैसे ही धोबी का घर आया, यह धोबी की लड़की धोबी धोबिन के पास तो नहीं गई, सीधे चढ़कर ऊपर पहुंच गई। मैं भी इसके साथ कमरे में आ गया। क्या सजा हुआ कमरा था, लगता ही नहीं था कि यह धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी रखी थी। राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरती से सजा वह कमरा था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। दासी पूछने लगी, आप और ये कमरे में बैठकर कैसी बातें कर रहे थे? राजकुमार बोला, अरे सच थोड़ी, ये तो सपने में था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा बताइए फिर आपके सपने में क्या हुआ? राजकुमार बोला, होना क्या था? इस धोबी की लड़की ने नौकरानी को आदेश देने लगी कि हमाम तैयार है। दासी ने जवाब दिया,
हाँ राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। ये हमाम में घुस गई तो जैसे तैसे ये हमाम से निकली। उसी समय इसने नौकरानी को आवाज लगाई, तुरंत खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इसके सामने रख दिया। मैंने सोचा लाओ, आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते हुए अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मजेदार खाना था कि क्या बताऊं। एक निवाला यह खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट पिलाई कि दासी क्या बात है, आज तू कर क्या रही है, इतना जरा सा खाना रखा है। मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी। बोली, राजकुमारी, मैंने उतना ही खाना आपके लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूं। लीजिए, आप मेरे हिस्से का भी ले लें। लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। क्या राजकुमार ने आपसे बातचीत तो नहीं की? इस पर यह धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वह तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। सुनो, तूने इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी बचा खाना भी थोड़ा सा ही खा पाई थी कि मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन मन ही मन हैरान हो रही थी कि मामला क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले। नौकरानी ने इसका मेकअप किया, बालों में मोती गूंथे, संवर कर छत पर जाकर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान से तख्तेदार उड़ने वाला सिंहासन उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैंने सोचा, यह तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी तख्त का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया है। दासी पूछने लगी, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस ख्वाब खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, राजकुमार सुनाइए, ऐसा अधूरा ख्वाब थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वह तख्त ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र का दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां बैठी थीं। यह पहुंची तो सब ने उठकर जैसे इसका स्वागत किया कि यह कोई राजकुमारी हो। यह धोबी की लड़की वहां परियों की रानी थी। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। यह नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूं। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वह वाकई थक गया था, इसलिए तबला छोड़कर बैठकर ऊँघने लगा। मैंने वह तबला बजाया और मेरी थाप पर यह ऐसा नाची कि समा बंध गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ उछाल दिया। मैंने जल्दी से लपक कर उसे अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार फिर रुका। धोबी की लड़की अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। दासी बोली, राजकुमार जी, हम भी तो देखें, वह रुमाल कैसा है? राजकुमार बोला, अरे यह तो ख्वाब था, ख्वाब की चीज भी कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार की जेब में हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाल ही लिया। कहीं यही तो वह रुमाल नहीं है? राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं ना? हाँ, यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। धोबी की लड़की का घूंघट अब थोड़ा ऊपर उठ गया था और वह पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार, फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, होना क्या था राजा, इंद्र ने इससे दोबारा नाच करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाल लिया। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया यह उतना ही अच्छा। नाचती रही। राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास उछाल दी। वह भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। दासी फिर जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए। वह कैसी अंगूठी थी? राजकुमार बोला। दासी, तू तो बेवकूफ है। अब एक चीज सच हो गई तो इत्तेफाक से इसका यह मतलब नहीं कि सब बातें सच ही होंगी। दासी ने जबरदस्ती उसकी दूसरी जेब से अंगूठी निकाल ही ली और पूछने लगी, राजकुमार, क्या यही अंगूठी है? राजकुमार बोला, अरे हाँ, यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहां से आ गई? दासी ने इशारा किया कि धोबिन की लड़की का घूंघट
अब पूरी तरह ऊपर उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार बोला, मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी, और यह भी ऐसा नाची कि जिसका जवाब पूरे परियों की दुनिया में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र उठ खड़े हुए। उन्होंने खुश होकर अपना नौलखा हार इसे इनाम में दिया। इसने वह हार लिया और तबले वाले की तरफ फेंक दिया। वह भी मैंने लपक लिया। राजा इंद्र दरबार से उठकर गए और यह भी भागकर अपने उड़न खटोले पर बैठी। जल्दी में इसने अपना इनाम तबला बजाने वाले से नहीं लिया। सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वह सब तो मेरे पास था। इसका तख्त उड़ा और मैं फिर इसके पाए से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार अब वह हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे दासी, वह ख्वाब था, हार मेरे पास कहां से आया? लेकिन दासी नहीं मानी और राजकुमार की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही हार था? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर सीधे राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूं। मैं परियों की दुनिया की एक परी हूं। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे ज्यादा अच्छा नाचने वाली और कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार शुरू करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहां दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से कहना चैन नाम की भी कोई चीज उनके पास है या नहीं। यहां मैं दर्द से तड़प रही हूं और उनको अपने नाच की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने जाकर उसी तरह राजा से कह दिया। राजा इंद्र तो गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ा नखरा हो गया है तुझे अपने आप पर। मैं तुझे बद्दुआ देता हूं। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपनी बद्दुआ वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर है कि तुझे रोज रात को तख्त भेजकर परियों की दुनिया में वापस बुला लिया करूंगा, लेकिन साल तुझे धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी इस दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं वापस परियों की दुनिया में चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता न चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई, लेकिन सब खत्म हो गया। आपने मेरा राज जान लिया है। अब मैं वापस नहीं जा सकती। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी दासी। राजकुमार ने उस लड़की की यह हैरान कर देने वाली कहानी सुनी। फिर वह अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। राजा को जब पता चला कि उनकी बहू कोई साधारण धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी फिर से की और पूरे राज्य में खूब खुशियां मनाई गईं।